कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से क्या फायदा है? सर उसकी विशेषता मालूम चलती है, जिस भी चीज़ की क्या है, जिस खूबियाँ क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, क्या प्रकार है, क्या टाइप्स है, क्या वर्किंग है, बहुत सी चीज़ें भी जानकारी मिलती है। हम कौन सा जनरेटर किस लिए यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, ये पूरा लक्षण उसमें आ जाता है। ठीक है ना भाई? कई जनरेटर है ना, कंपाउंड है, सीरीज है, शंट है सर। कौन सा कहाँ पे यूज़ कंपाउंड वाउंड है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने से पता चल जाता है। मैग्नेटिक सभी जनरेटर में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, चाहे शंट हो, मैग्नेटिक ऊपर चाहे सीरीज हो, इंटरनल और टोटल सर्किट, मैग्नेटिक इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है ना? मैग्नेटिक इंटरनल और एक्सटर्नल, ये उसके दूसरे नाम हैं। मेन नाम इसके यही है, मैग्नेटिक या ओसीसी, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले वाले ग्राफ में क्या है कि फील्ड करंट और ईएमएफ के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। उस समय आर्मेचर ओपन है, यानी ओपन सर्किट। ठीक है ना? आर्मेचर को ओपन रख करके देखा जाता है। सर ये एट द रेट क्या आर्मेचर शो कर रहे हैं क्या? ये एट द रेट ऐड क्या लगा? कोई ईमेल नहीं। अच्छा ईमेल सब एट द रेट लग रहा देखने में। अब उसमें डिटेल में लिखने के बजाय शॉर्ट में लिखती है। ठीक है? नो लोड कर्व भी इसको कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, फील्ड करंट को देखा जाता है कि मैक्सिमम से जीरो या जीरो से मैक्सिमम ले जाने में फ्लक्स डेंसिटी कितना परिवर्तन कर रही है, फ्लक्स चेंजिंग कितना हो रहा है। ठीक है? ये कर्व मैग्नेटाइजिंग कर्व की तरह है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। ठीक है? सभी जनरेटर का ये कर्व लगभग बराबर होता है, चेंज होता है यही दोनों का सब में। सर मतलब इंटरनल एक्सटर्नल में। हाँ, यहाँ पे क्या है, आर्मेचर करंट और ईएमएफ के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। उस समय जनरेटर की स्पीड को कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। ठीक है? इसमें जो है आर्मेचर जो ईएमएफ जनरेट करता है वो मेन फील्ड का अपोज करता है। अच्छा, मेन फील्ड का अपोज करता है। हाँ, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज करता है, इसीलिए ये डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं इसको। आर्मेचर जो क्रिएट करता है, ये वाला है सबसे मेन एक्सटर्नल। ठीक है? यहाँ पे ये देखा जाता है कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज पे क्या चेंज होता है, क्या फर्क पड़ेगा, यानी लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच का रिलेशन दिखाता है। ठीक है? इसको लिख लिया ना। सर ये कांस्टेंट स्पीड का मतलब फिक्स रखा जाता है। जैसे फैन को हमने 4 पे कर दिया तो 4 नोट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें वोल्ट मीटर और एक मीटर भी कनेक्ट कर दिया गया इस साइड पे, और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है? जिससे डीसी जो है चेंज करके दिया जा सकता है। जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका इक्वेशन ये है, तुम लोग पढ़ चुके हो। तो पी क्या है यहाँ पे, जेड नंबर ऑफ टर्न नहीं, कंडक्टर ए लैप वाइंडिंग या एक वाइंडिंग का टाइप है सर, वाइंडिंग टाइप, पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट वाइंडिंग का टाइप। एम क्या है, नंबर ऑफ कॉइल, टर्न सर टर्न 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 की कॉइल, आरपीएम है, आरपीएम हाँ आरपीएम होगा नंबर ऑफ टर्न। हाँ नंबर ऑफ टर्न नहीं, नंबर ऑफ तो कॉइल का हो गया सर, नंबर ऑफ कॉइल हो गया, आरपीएम राउंड पर मिनट से है स्पीड, एन से स्पीड। सर स्पीड तो एस से होगा ना सर, ओमेगा की नहीं, नहीं एन से नंबर ऑफ टर्न में आता है, एस से इसमें नहीं दिखाया जाता। इसे किसी और से आना चाहिए ना। हाँ वही तो मैं एन से नंबर ऑफ टर्न नहीं एन से इसमें स्पीड दिखाई नहीं, वो तो दिखाया, हम लोग सही कह रहे हैं, पर पिछला फॉर्मूला यही एन का नंबर ऑफ टर्न होना जो पुराना ठीक है, पर सेकंड सेकंड पर सेकंड सर 60। हाँ 60, यहाँ पे आरपीएम लगा हुआ है मिनट, तो 60 मिनट मतलब 60 सेकंड में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, 5/60 फ्लक्स चेंज होता है ना। वही चीज ये हो गया कांस्टेंट। पोल बदलेगा, जो मैग्नेटिक पोल जनरेटर में लगा दिए गए हैं वो बदलेंगे क्यों?
पोल स्थिर रहते हैं पर अंदर का फ्लक्स चेंज होता है ना। बना है। हाँ सर, तो पोल कितना पोल constant रहेगा? रहेंगे। 8 बन जाएगा। 4 ही रहेगा। पूरी रहेगा सर। पोल फिक्स है, हाँ सर। मैग्नेटिक पोल हम्म। 4 बनाया गया है, तो 8 नहीं हो जाएगा ना? नहीं सर, 8 वही नहीं तो हम होगा पूछ रहे हैं। नहीं सर, नहीं होगा। भाई, 8 नहीं होगा सर, 8 कहाँ से होगा? तो ये क्या हो गया? ये फिक्स हो गया। जेड सर हाँ, फिक्स हो गया सर ये। ये भी फिक्स हो गया। ये भी fix ये भी फिक्स है। नंबर ऑफ कंडक्टर जितने रहेंगे उतने ही रहेंगे। और जैसे पोल फिक्स है तो वो भी फिक्स है। ठीक है। ए ये भी ये सब fix फिक्स है। होता ये है भी सर। फिक्स हो ये गया। भी फिक्स हो गया। ये सब एक तरह से कांस्टेंट की तरह होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट की तरह होगा। तो E0 अब किस पे डिपेंड करेगा? के पे। और वेरिएबल क्या चीज है? वो फ्लक्स। और के यहाँ पर क्या है इसमें? Constant। अच्छा, constant। आरपीएम I और n वेरिएबल है। ठीक है ना? स्पीड, अगर स्पीड को भी कांस्टेंट कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, वो तो सर ये प्लस भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा सर। फ्लक्स भी ठीक है। कांस्टेंट हुआ। हाँ, और तो फ्लक्स। स्पीड अगर कांस्टेंट हो गया तो यहाँ 2 कांस्टेंट हो गए, ये भी एक है और ये भी एक है। तो अब E0 किस पे डिपेंड कर रहा है? फाइव है फ्लक्स। ठीक है। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? फील्ड करंट फील्ड करंट। फील्ड करंट अगर जितनी कम होगी उतना फ्लक्स कम कम जनरेट होगा। कम जनरेट होगा। ठीक है ना? भाई फील्ड करंट, मान लें ये कॉइल है, फील्ड कॉइल, इसमें करंट कम जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? कम बनेगा सर, कम बनेगा। कम बनेगा। हाँ, कम जीरो बनेगा। कर दें तो जीरो हो जाएगा सर, नहीं बनेगा जीरो फ्लक्स जीरो। जीरो हो जाएगा। वही चीज है ना। तो IF जीरो करें तो ये फ्लक्स भी जीरो। तो अब E0 किस पे डिपेंड कर रहा है? IF पे कर रहा है सर। IF पे। ठीक है ना? ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। IF कम हुआ तो फाई कम हुआ, फाई कम हुआ तो अब यहाँ पे देखते हैं इस ग्राफ में, शुरू में 0 से IF तक बढ़ाया जाता है। सर वोल्ट। IF फील्ड करंट। फील्ड करंट चार्ज IF करंट। ठीक है ना? ये लगा हुआ है फील्ड करंट, ये फील्ड है। तो इसमें जाने वाली करंट इससे बढ़ाएंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस से चेंज करेंगे तो बढ़ेगी। फील्ड करंट जब शुरू में बढ़ाते हैं तो E0 का मान भी क्या होता है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है ना? हाँ सर, ये आगे भी बढ़ेगा। ये वही चीज है ना, E0। बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ से कर्व मुड़ता है और उसके बाद ये सैचुरेशन हो जाता है। मतलब अब मैग्नेट ये पूरी तरह से मैग्नेटाइज अब हो नहीं गया। हो सकता, अब वो हो गया ना सर, संतृप्त हो गया। मोटाइज हो गया। ठीक है ना? तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो EMF भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया सर। वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ये कांस्टेंट हुआ तो ये भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है। ये मैग्नेटाइजिंग कर्व है इसका, सेपरेटली एक्साइटेड था। अब इसमें देखते हैं दूसरे वाले। यहाँ पे देखो लोड और किसका है? टर्मिनल वोल्टेज। लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज। अगर हम यहाँ पे लोड बढ़ाते चले जाएं और एक समय पे जब लोड हमने नहीं दिया, यानी वो उस समय ओपन सर्किट, उस समय का ग्राफ नो लोड में ओपन सर्किट है। ठीक है। तो लोड दूसरा जब जैसे ही हमने लोड बढ़ाया तो ग्राफ क्या होगा? सर डाउन हो सर। टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने की बजाय क्या हुआ? घट रहा है। फिर और लोड बढ़ा दिए और कम हो गया, और टर्मिनल वोल्टेज और रिड्यूस हो गया। ठीक है ना? ये कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेटली एक्साइटेड में, जिसको बाहर से एक्साइटेशन देना जब पड़ता है। ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कैटेगरी में नहीं है। अच्छा, सेल्फ में नहीं है ये। ठीक है ना? डीसी दिया जा रहा है सोर्स, हाँ? डीसी सोर्स हाँ। बाहर से दिया जा रहा है। ठीक है। तो VT इसमें अब घटने लगता है। लोड बढ़ाते जाएंगे तो VT घटेगा। VT कहाँ पे मिलता है? टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पे आर्मेचर हम देर आउटपुट पे मिलेगा वोल्टेज। ठीक है ना? वही है टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, टर्मिनल। सर ये कम क्यों होगा? हैं? ये कम क्यों होगा? क्लासेस होंगे ना इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन शुरू हो जाती है, बहुत सारी आर्मेचर रिएक्शन है, जिसके कारण ये मेन फील्ड का अपोज करने लगता है। तो फ्लक्स घटेगा तो EMF भी क्या होगा? घटेगा। EMF भी घट जाएगा ना। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चल रहे हैं।
तो इसको एक्साइट कराने के लिए डीसी सोर्स देना पड़ रहा है। मशीन क्या है? चलो अगला देखो। चलो इसमें देखो, इसमें क्या है, पहला कर्व मैग्नेटिक कर्व 0 से कुछ ऊपर है, हमने मान रहे हैं ये वाला मैग्नेटिक वाला ये गया पहला। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। समझ में आ रहा है। ऑलरेडी चुंबक के अंदर जो है वो मैग्नेट जनरेटर के अंदर कुछ चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है ना, जो उसका एक्साइटेशन जो है तुरंत होता है, इसीलिए थोड़ा सा कर्व को ऊपर दिखाया गया। सेकंड कर्व है इंटरनल कर्व, मैग्नेटिक कर्व से नीचे है, ये एक्चुअल कर्व है, ये जो एक्चुअल कर्व है। एक्चुअल कर्व है, ठीक है। सेकंड जो जनरेटर का यही एक्चुअल कर्व होता है। इसमें क्योंकि पहला वाला क्या मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक को हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में, ओसीसी ओपन सर्किट। तो ये वाला एक्चुअल है क्योंकि उसमें जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो उसमें कुछ आर्मेचर रिएक्शन होगी, इसीलिए ये कर्व क्या है, इससे जो है थोड़ा सा नीचे दिखाया गया। थर्ड वाला जब लोड इस पर बढ़ा दिया जाता है, एक्सटर्नल कर्व। एक्सटर्नल कर्व क्या है कि एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, अब ये कैसे देखो जा रहा है, लोड बढ़ने पर पहले तो टर्मिनल वोल्टेज लीनियर फॉर्म में बढ़ेगा, ठीक है। लोड बढ़ाएंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज है लीनियर बढ़ रहा है, फिर लोड और बढ़ाएंगे तो कर्व के रूप में आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। लोड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, डाउन होने लगेगा। और अधिक लोड वीटी डाउन हो रही है, डाउन हो गएगा, हैं? वीटी डाउन हो रही है। रिड्यूस हो और अधिक बढ़ा दें तो तो वो माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 0, ठीक है ना। लोड इस पर ज़्यादा बढ़ा दें अगर यहाँ से, तो ये ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाएगा, मतलब वो डाउन होने लगेगा फिर। हाँ। सर काफ़ी वो- ज़्यादा जब बढ़ाएंगे ना, ओवरलोडेड की कंडीशन में सर जब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे उस समय जनरेटर का क्या हाल होगा, मतलब जनरेटर जल जाएगा कि नहीं, स्टॉप में हो जाएगा, तुरंत स्टॉप हो जाएगा, हीट जलेगा नहीं, स्टॉप में आ जाएगा। तो फिर वो 0 हो जाएगा, वो फिर से हाँ, स्टार्ट करना ये पड़ेगा। मैं- हाँ। अब देखो ये डीसी सीरीज का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये कंपटीशन में दे सकता है, राइजिंग वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वोल्टेज बढ़ता हुआ रहता है इसमें। लेकिन अधिक लोड दे दें तो उस समय क्या होगा, डाउन होने टर्मिनल वोल्टेज बहुत बढ़ जाएगा, जो कि तो डॉटेड हमने लाइन देखा है। सर ओवरलोड वोल्टेज होता है जनरेटर इसमें लगाए 2-3 लाइन भी overload दिखाई voltage। गई है, ओसी ये दिया है ना, हाँ सर, उसी इसको बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ओसी को बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। कई रेजिस्टेंस लाइन इसमें खींची गई है। ओडी भी एक रेजिस्टेंस की लाइन है जिसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, यहाँ पे भी देखो इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी है, फर्स्ट यहाँ में पे भी भी है। है, लेकिन इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। मतलब इस लाइन के ऊपर अगर हम कोई ऐसा रेजिस्टेंस लें जो इस लाइन के ऊपर जा रहा हो तो उस समय जनरेटर में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, समझ रहे हो ना। जनरेटर का जो रेजिस्टेंस है, जो एक्सटर्नल सर्किट का, कर्व बनाते हैं, जनरेटर को बनाया गया होगा ना। मेनली इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रखा जाता है, या मैक्सिमम यहाँ तक। जो रेजिस्टेंस का जो सर्किट है उसका एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं लिया जाता। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम और बढ़ा दें, उसके बाद अगर हम सोचें कि ये टर्मिनल वोल्टेज मिले तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे वीटी जो है 0 होगा। ये क्या दे रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लाइन। इस लाइन के ऊपर अगर और रेजिस्टेंस बढ़ जाए या ऐसा लोड लें जिसका मान इस रेजिस्टेंस से ज़्यादा जा रहा है, तो सर ये सारे जितने कर्व बने हैं ये वीटी के मतलब लोड के अनुसार ही बने हुए हैं। हाँ,
जितने भी कर्व बने हैं ये लोड के अनुसार ही। लोड के अनुसार ही, जैसे जैसे हमारा लोड फैक्टर साइड बढ़ता जा रहा है वैसे कर्व तो लास्ट वाला बॉर्डर है इंटरनल लाइन, एक्सटर्नल आर्क लाइन जो है लोड रेजिस्टेंस हो गया ना एक प्रकार का। हाँ लोड वो आखिरी सर हो गया, भाई लोड बढ़ा तो वो रेजिस्टेंस बढ़ा। आखिरी है एक्सटर्नल आर्क लाइन। उसके उसके बाद ऊपर- लोड लेंगे तो VT बराबर 0 हो जाएगा, मैंने डाउन बिल्कुल नहीं डाउन। अगर ओडी हुआ तो ओडी बराबर तो VT 0। ठीक है, मैंने उसके ऊपर जाए ना लास्ट इसमें ऑब्जेक्टिव जो बनेगा, ऑब्जेक्टिव जब भी बनेगा ये पॉइंट आएगा राइजिंग वोल्टेज के एक्सरसाइज। राइजिंग वोल्टेज यहाँ क्या पर है, यही ओडी। इसका जो मेन लक्षण है वो यही है, ठीक है। राइजिंग वोल्टेज मतलब वोल्टेज बढ़ता रहेगा इसका। लेकिन बहुत अधिक जब लोड दे देंगे तो क्या डाउन हो होगा? जाएगा। डाउन हो जाएगा। यूज इसका यही है, इसीलिए बूस्टर की तरह यूज किया जाता है। तेजी से, हाँ तेजी से लगातार। इसीलिए बूस्टर की तरह इसको यूज करते हैं। तो चाहिए ट्रैक्शन बूस्टर सर कैसे मतलब? बूस्टर जो वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, तेजी से, मतलब तेजी से बूस्टर के वोल्टेज। फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका कहीं यूज होता है मतलब? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वगैरह में यूज किया जाता है। जहाँ से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है